नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मोड़ दानव का अंत पार्ट 2। धीरे धीरे चलता हुआ अभिजीत एक उपवन में पहुंच गया। अभी कुछ क्षण बीते थे कि अचानक दौड़कर आती नाग कन्याओं को देखकर वह चौंक पड़ा। अरे, नाग कन्याएं कहां से आ गई? कहीं यह नागलोक तो नहीं है? अभी वह कहीं छिपने की बात सोच भी पाता कि एक नाग कन्या उसे देखकर चीख पड़ी, मानव मानव बचाओ! उस नाग कन्या की चीख सुनकर जो नाग युवती दौड़कर पास आई, उसे देखते ही अभिजीत बुरी तरह चौंक कर रह गया। मानव? कहाँ है मानव? यहाँ कोई मानव कैसे आ सकता है? वह खड़ा है राजकुमारी जी सामने। ओह, चंद्रिका और नाग कन्या! और जब चंद्रिका ने सामने की ओर देखा तो एक बार वह स्वयं भी पूरी तरह चौंक पड़ी। तो तुम राजकुमार अभिजीत, तुम नागलोक में कैसे आ गए? प्रति उत्तर में अभिजीत ने चंद्रिका को सारी कहानी सुना दी। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ राजकुमार। यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। अब मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारे ही साथ रहूंगा। अभी चंद्रिका कुछ बोल पाती कि तभी नाग राजा विषधर की आवाज ने सबको चौंका दिया। कौन हो तुम? तुम नागलोक में एक क्षण भी नहीं रह सकते। तुम्हें अभी लौटकर जाना होगा, नहीं तो हम तुम्हें अपने विष से मार देंगे। मैं पृथ्वी लोक का वासी राजकुमार अभिजीत हूँ। ओह, तो तुम हो राजकुमार अभिजीत। तुमने ही चंद्रिका को अपने महल में बंदी बना रखा था। हाँ, मैं चंद्रिका से प्रेम करता हूँ। मैं चंद्रिका से विवाह करना चाहता हूँ। नहीं, तुम मानव हो और मानव से किसी नाग कन्या का विवाह नहीं हो सकता। चंद्रिका से विवाह करने के लिए तुम्हें नाग योनि में आना पड़ेगा। लेकिन मैं नाग योनि में कैसे आ सकता हूँ? यह तो असंभव है। यह असंभव है तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम एक क्षण भी नागलोक में नहीं रह सकते। लेकिन अभी अभिजीत कुछ बोल पाता कि नाग राजा ने जोर से फुसकार मारी। ओह! और अभिजीत उड़ता चला गया। आह! कुछ देर बाद अभिजीत घने जंगलों में जाकर गिरा। ओह! मैं फिर पृथ्वी पर आ गया। आश्चर्य की बात है कि मैं इतनी ऊंचाई से गिरा और मेरे चोट भी नहीं लगी। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? अपने देश मैं लौट नहीं सकता, इसलिए किसी दूसरे देश में चलना चाहिए। और यह सोचकर अभिजीत वहां से उठकर चल दिया। घने जंगल में अभिजीत चलता रहा, लेकिन उस जंगल का कोई अंत नहीं हुआ। अरे, यह जंगल तो समाप्त ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, पता नहीं अभी कितने दिनों तक चलना पड़ेगा। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह महर्षि कपिल के आश्रम के पास पहुंचा। वहां किसी महर्षि की कुटिया जान पड़ती है। अग्निकुंड से धुआं भी निकल रहा है। धीरे धीरे चलता हुआ किसी तरह वह महर्षि कपिल के आश्रम पर पहुंच गया। महर्षि प्रणाम, मेरी सहायता करो। महर्षि, मैं बहुत दुखी इंसान हूँ। और फिर महर्षि कपिल के पूछने पर उसने सारी कहानी सुना दी। नागराज ने तुमसे ठीक ही कहा है, तुम नाग योनि में परिवर्तित नहीं हो सकते। लेकिन मैं क्या करूं? मैं चंद्रिका को प्यार करता हूं। उसके कारण मेरा राज्य मुझसे छिन गया। अब मैं जीवित कैसे रहूंगा? फिर कुछ देर सोचकर महर्षि कपिल ने कहा, बस, मैं तुम्हें नाग योनि में तो परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन नागों के कुल गुरु का पता बता सकता हूँ। वही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। आप मुझे नागों के कुल गुरु का पता ही बता दे। मैं उनके पास जाकर याचना करूंगा। उत्तर दिशा में 1 सहस्त्र योजन दूरी पर नागकेशर पर्वत की एक कंदरा में नागों के कुल गुरु नागांजलि रहते हैं। महर्षि को प्रणाम कर अभिजीत नागों के कुल गुरु से मिलने चल दिया। अनेक जंगल, नदियां और पर्वत लांघता हुआ एक दिन अभिजीत नागकेशर पर्वत पर पहुंच ही गया। अभी वह कुल गुरु के समीप पहुंचा ही था कि यह मनुष्य मेरे पास क्यों आ रहा है? मैं अपने नागों को भेजकर इसका पता लगाता हूँ। अभिजीत कुछ कदम चला ही था कि भयंकर नागों ने उसका रास्ता रोक लिया। हे नागों, मेरा रास्ता मत रोको। मुझे तुम्हारे ही कुल गुरु के पास जाना है। नागों के कुल गुरु नागांजलि ने अपनी अलौकिक शक्ति से अभिजीत की बात सुन ली थी और तभी उन्होंने नागों को लौट आने का आदेश दिया। ओह, लगता है कुल गुरु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तभी नाग मेरे सामने से हट गए हैं। कुछ ही देर में कुल गुरु के पास पहुंचकर अभिजीत ने प्रणाम किया। कौन हो तुम? इतनी कठिन यात्रा करके तुम मेरे पास क्यों आए हो? कुल गुरु, मैं नागलोक की राजकुमारी चंद्रिका से प्यार करता हूँ। उससे विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन नाग राजा विषधर ने कहा है
कि मेरे नाग योनि में परिवर्तन के बाद ही यह संभव होगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर कुलगुरु ने कहा, तुम नाग योनि में आना चाहते हो मानव? मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कुलगुरु अपने साथ अभिजीत को अपनी कंदरा के पीछे ले गए। वह ऊंचा श्वेत पर्वत देख रहे हो? वह पर्वत नहीं, नागों की अस्थियों का ढेर है। नागों की अस्थियों का ढेर? मैं समझा नहीं कुलगुरु। यहाँ पर एक मोर दानव प्रतिदिन आकर एक नाग को खाता है। उसके लिए प्रतिदिन एक नाग को यहाँ भेजा जाता है। यदि तुम इस मोर दानव से नागों को मुक्त कर दो तो तुम्हें नाग योनि मिल सकती है। लेकिन मैं उस मोर दानव को कैसे मार सकूंगा? उस मोर दानव को कोई मनुष्य ही मार सकता है। तुम यह वेवर्त मणि ले जाओ, उसकी सहायता से तुम मोर दानव को मारने में सफल होंगे। कुलगुरु नागांजलि से वेवर्त मणि लेकर अभिजीत श्वेत पर्वत की ओर चल दिया। लंबी यात्रा करके अभिजीत उन अस्थियों के ढेर के पास पहुंचा ही था कि अरे, यह सब क्यों रो रहे हैं? तुम लोग क्यों रो रहे हो? हे मनुष्य, तुम हमारे दुख को नहीं समझ सकते। हम बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। तुम अपना दुख मुझे बताओ तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। हे मनुष्य, प्रतिदिन एक मोर दानव यहाँ आकर एक नाग को खा जाता है। आज मेरे पति को उस मोर दानव का भोजन बनना है। हम सब इसीलिए रो रहे हैं। ओह, यह बात है तो अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने पति को लेकर अपने घर लौट जाओ। आज मैं उस मोर दानव का भोजन बनूंगा। नहीं नहीं मनुष्य, तुम हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान क्यों करते हो? हे नाग, मैं उस मोर दानव को मारकर तुम सब नागों को उससे मुक्त करने के लिए आया हूँ। तुम जल्दी से लौट जाओ। हमें संदेह है मनुष्य, अगर आपने उस मोर दानव को नहीं मारा तो वह क्रोधित होकर नागलोक पर आक्रमण करके सैकड़ों नागों को मार डालेगा। नाग राजा फिर हमारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे देंगे। नहीं नागपुरुष, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम निर्भय होकर अपने घर जा सकते हो। यदि मैं उस मोर दानव को नहीं मार सका तो स्वयं उसका भोजन बन जाऊंगा। अभिजीत उस पत्थर पर बैठ गया और वह नागपुरुष अपने पिता, पत्नी और बेटे के साथ लौट गया। अभिजीत को वहां बैठे हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी उसे तीव्र स्वर सुनाई दिया और आकाश में आंधी सी उठती दिखाई दी। पलक झपकते ही मोर दानव अभिजीत के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो? मेरा भोजन नाग कहाँ है? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। उस नाग को मैंने भगा दिया है। मोर दानव, आज तुम मेरा भोजन कर सकते हो, लेकिन पहले मुझसे युद्ध करना होगा। ओह, तो तुमने मेरे शिकार को भगाया है? फिर तो मैं तुम्हें अवश्य खाऊंगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा हा हा। अगले क्षण कुछ विकराल रूप में मोर दानव अभिजीत की ओर झपटा। ओह! फिर एक बार मोर दानव ने बहुत तेजी से अभिजीत पर झपटकर उसे पंजों में जकड़ लेना चाहा। अभिजीत ने अभी एक पेड़ का सहारा लिया था कि अगले क्षण मोर दानव उस पेड़ को ही अपने पंजों में जकड़कर उड़ने लगा। ओह, पता नहीं यह मोर दानव मुझे कहाँ ले जाएगा। मोर दानव उस पेड़ को लेकर अस्थियों के ढेर पर उतरा। उस पेड़ को नीचे गिराकर उसने अभिजीत की ओर अपनी चोंच बढ़ाई। ओह, अब मैं क्या करूं? यह तो मुझे चोंच में पकड़ते ही निगल जाएगा। लेकिन अभी मोर दानव अभिजीत को अपनी चोंच में जकड़ता कि तभी उसे कुलगुरु की दी हुई वेवर्त मणि का ध्यान आया। तुम यह वेवर्त मणि ले जाओ, इसकी सहायता से तुम मोर दानव को मार सकोगे। अरे, मेरे पास कुलगुरु की दी हुई वेवर्त मणि है, मुझे उसका उपयोग करना चाहिए। अगले क्षण वेवर्त मणि अभिजीत के हाथ में थी। अभी मोर दानव की चोंच उसके पास तक पहुंची ही थी कि उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। अरे, इसके हाथ में कैसी मणि है? इसकी चमक से मेरी आंखें बंद हुई जा रही हैं। ओह! और जैसे ही वेवर्त मणि की चमक से मोर दानव की आंखें बंद हुई, अभिजीत ने उस पर आक्रमण कर दिया। खचाक! आह! अभी वह मोर दानव को मारने का कोई उपाय सोचता कि मोर दानव ने उसे हाथों में उठा लिया। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पहले तूने मेरे भोजन नाग को भगाया, फिर मुझे अंधा किया। अब तुझे मेरा भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। आह, मुझे इससे बचना चाहिए। लेकिन अभी वह कोई उपाय सोचता कि मोर दानव ने उसे आकाश में उछाल दिया। अरे अरे, ओह! कुछ क्षण बाद अभिजीत नीचे गिरने लगा। ओह! जमीन पर गिरते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। आह! अभिजीत एक वृक्ष पर गिरा तो मोर दानव विचलित हो उठा। अरे, यह मनुष्य कहाँ गया?
जमीन पर गिरने की आवाज भी नहीं हुई। लेकिन वह जाएगा कहाँ? मैं अभी प्राण शक्ति से उसका पता करता हूँ। और तभी मोर दानव ने अपनी प्राण शक्ति से उसका पता लगा लिया। किसी वृक्ष की ओर से उसकी गंध आ रही है। अवश्य ही वह किसी वृक्ष पर छिपा है। कुछ क्षणों में मोर दानव उस वृक्ष के नीचे पहुंच गया जिस वृक्ष पर अभिजीत छिपा बैठा था। ओह, यह तो यहाँ भी आ गया। हा हा हा, तुम इस वृक्ष पर छिपकर मेरे हाथों से नहीं बच सकते। हा हा हा। मोर दानव ने अपनी चोंच खोलकर उस वृक्ष को हिलाना शुरू कर दिया। अभिजीत अपने को वृक्ष पर स्थिर नहीं रख सका और वृक्ष से कूद पड़ा। नीचे कूदते ही अभिजीत मोर दानव के कंधे पर प्रहार करने लगा। आह! मोर दानव ने अभिजीत को पकड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर किए। तभी उसने हाथों पर प्रहार किया। चाक! ओह! हाथों के पंजे कटते ही अभिजीत ने मोर दानव की चोंच पर प्रहार किया। आह! और कुछ ही देर में उसकी चोंच कटकर नीचे गिर पड़ी। ओह! चोंच कटते ही अभिजीत ने उसकी गर्दन पर प्रहार किया। चाक! और फिर उसकी गर्दन भी धड़ से अलग हो गई। अगले क्षण मोर दानव का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था और अभिजीत नागों के कुलगुरु नागंजलि की कंदरा की ओर लौट रहा था। मुझे शीघ्र ही कुलगुरु के पास पहुंचकर मोर दानव की मृत्यु का समाचार देना चाहिए। लेकिन जब वह कुलगुरु की कंदरा के समीप पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। वहां पर नाग राजा विषधर, चंद्रिका और बहुत से नाग स्त्री पुरुष पहले ही पहुंच चुके थे। नागराजा, राजकुमार आ रहा है। वह अवश्य ही मोर दानव को मारने में सफल हुआ है, तभी तो वह जीवित लौट रहा है। आपका वचन सत्य हो कुलगुरु। और जब पास आकर अभिजीत ने मोर दानव की मृत्यु का समाचार सुनाया तो सब खुशी से नाचने गाने लगे। ओह, मोर दानव मर गया। हो हो, मोर दानव मारा गया। कुलगुरु, अब आप मुझे नाग योनि में परिवर्तित करने में पल भर का भी विलंब न करें। नहीं वत्स, अब विलंब नहीं होगा। लेकिन क्या कुलगुरु? वत्स, अभी नाग राजा विषधर से कुछ पूछना है। विषधर, तुम्हें अभिजीत से चंद्रिका का विवाह अस्वीकार तो नहीं है? नहीं कुलगुरु, लेकिन इनके नाग योनि में परिवर्तित हुए बिना यह कैसे संभव होगा? नागराजा, हम अभिजीत को नाग योनि में परिवर्तित करते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कुलगुरु? हम सोच रहे हैं विषधर, विवाह के बाद कन्या अपने पति के घर जाती है। यह सृष्टि का नियम है। इसलिए उचित रहेगा कि चंद्रिका को मनुष्य योनि में परिवर्तित कर दिया जाए। आपने बहुत अच्छा सोचा है कुलगुरु, मुझे यह स्वीकार है। कुलगुरु ने अपनी मंत्र शक्ति से चंद्रिका को मनुष्य योनि में परिवर्तित कर दिया। कुलगुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर नाग राजा सबके साथ नागलोक की ओर चल दिए। नागलोक में अभिजीत और चंद्रिका का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। अभिजीत चंद्रिका के साथ नागलोक में सुख से रह रहा था कि एक दिन, अभिजीत, तुम नागलोक में ऐश्वर्य से रह रहे हो और मैं यहाँ कारागार में सड़ रहा हूँ। बेटे, क्या तुम मुझे भूल गए? अपने पिता की स्मृतियों में खोए अभिजीत को यह भी पता नहीं चला कि कब चंद्रिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई है। नहीं पिताजी, मैं आपको भूला नहीं हूँ। मैं आ रहा हूँ। अभिजीत, क्या हो गया है तुम्हें? तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं चंद्रिका, मैं अपने पिताजी के ख्यालों में खो गया था। आओ मेरे पास बैठ जाओ। चंद्रिका उसके पास ही बैठ गई। तो चंद्रिका, मैंने तुम्हें बताया था कि मालविका ने हमारे राज्य पर अधिकार करके मेरे पिता को बंदी बना रखा है। हमें शीघ्र उन्हें मुक्त कराना है। हाँ अभिजीत, यह तुम मेरे पिताजी से क्यों नहीं कहते? हाँ, आज ही मैं उनसे बात करूंगा। उसी दिन अभिजीत ने नाग राजा विषधर के पास जाकर कहा, महाराज, मैं शीघ्र ही पृथ्वी लोक में जाकर अपने पिता को मालविका की कैद से मुक्त कराना चाहता हूँ, लेकिन आपकी नाग सेना के बिना मैं इस कार्य में सफल नहीं हो सकता। हम आज ही अपने सेनापति को बुलाकर नाग सैनिकों को आक्रमण के लिए प्रस्थान करने का आदेश दे देते हैं। अभिजीत, हम स्वयं तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले दिन नागों की भारी सेना के साथ अभिजीत ने प्रस्थान किया। अंबिकापुर में राजकुमारी मालविका ने अपनी सेना के साथ बहुत कड़ा मुकाबला किया, लेकिन नागों की सेना के सामने शीघ्र ही उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। मालविका, आज तुम्हें पराजित होना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बंदी बनाकर रखूंगा। अभिजीत, हम भले ही हार जाएं, लेकिन हमें गर्व है कि हमने तुमसे अपने अपमान का बदला लिया है। और तभी अभिजीत के एक तीव्र प्रहार से मालविका की तलवार उसके हाथ से छूट गई। नाग सैनिकों,
बंदी बना लो इसको। आह! मालविका के बंदी बनते ही उसके सैनिकों ने पराजय स्वीकार कर ली। राजकुमार अभिजीत की जय हो। अभिजीत ने अपने पिता अंबिका दत्त को कारागार से मुक्त कराकर राजगद्दी पर बैठाया। मालविका को बंदी के रूप में दरबार में लाया गया। मालविका, हम चाहें तो तुम्हें प्राण दंड भी दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तुमने हमारे राज्य पर आक्रमण करके हमें बंदी बनाकर कोई अपराध नहीं किया। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। इसलिए हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे जिससे तुम आजीवन मुक्त नहीं होगी। मालविका, हम अभिजीत से तुम्हारा विवाह करेंगे। हमें आशा है कि तुम इसे अस्वीकार नहीं करोगी। आप ऐसा न्याय करेंगे, मैं तो यह सोच भी नहीं सकती थी। मुझे स्वीकार है, लेकिन चंद्रिका को स्वीकार न हो तो मैं भी स्वीकार न कर पाऊंगी। तभी राजा अंबिका दत्त ने चंद्रिका से कहा, बेटी चंद्रिका, क्या तुम्हें अभिजीत से मालविका का विवाह स्वीकार है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है पिताजी। मैं तो मालविका को अपनी बहन की तरह स्नेह से रखूंगी। और यह कहते हुए चंद्रिका मालविका के पास जाकर खड़ी हो गई और फिर बहुत धूमधाम से मालविका का विवाह अभिजीत से संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद राजा अंबिका दत्त ने अभिजीत को राजगद्दी पर बैठा दिया। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।